गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बसंत भाग 2 के पाठ 2 और 3 के बारे में समझाया था और आज मैं हिंदी व्याकरण के पाठ 1 के बारे में आप लोग को समझा रही हूँ। पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य। हम क्रम से इन पॉइंट को समझेंगे। जैसे पहले हम भाषा क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद भाषा के रूप कौन कौन से हैं, बोली किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण क्या है और साहित्य किसे कहते हैं, तो इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम भाषा पर आते हैं। भाषा क्या है? भाषा हमारे और आपके बीच में बात करने का माध्यम है। जो बात मैं आपको बोल रही हूँ वो आप लोग समझ रहे हैं तो ये भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम आपस में बातचीत करते हैं और दूसरे के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं और जो है लिख कर पहुँचाते हैं दूसरों तक अपने विचार, और वो पढ़कर समझता है। तो भाषा का एक पहला माध्यम जो है वो मौखिक कहलाता है। तो भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। भाषा के मौखिक रूप में जो है हम जो बात बोलते हैं वो दूसरा व्यक्ति जो है वो सुनकर ग्रहण करता है। तो वक्ता के द्वारा बोली हुई बात को जो श्रोता सुनकर ग्रहण करता है उसे हम मौखिक रूप कहते हैं। यही भाषा का मूल रूप है, क्योंकि प्राचीन समय से यह रूप चला आ रहा है। पहले भाषा मौखिक रूप में ही थी। ऋषि मुनि जो थे, जो बात बोलते थे उसे शिष्य ग्रहण कर लेते थे और उसके बाद शिष्य आगे आने वाली पीढ़ी को जो है उस परंपरा को चलाते आते थे और वो बातें समझाते थे। लेकिन भाषा का दूसरा रूप जो है लिखित है। लिखित में हम कोई भी बात लिखकर जो है वो दूसरों को समझाते हैं और वो पढ़कर समझ जाता है। जैसे अगर बेटा माँ को पत्र लिख कर देता है तो माँ पढ़कर समझ जाती है कि बेटा क्या चाहता है। तो इस तरह से भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप में वक्ता जो है वो किसी भी बात को बोलता है और दूसरा सुनकर समझ जाता है, और लिखित रूप में कोई भी व्यक्ति जो है लिखकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरे लोग पढ़कर समझ जाते हैं। भाषा का लिखित रूप जो है वो अत्यंत ही सुंदर है, अच्छा है, क्योंकि भाषा का लिखित रूप आने से ही हम विभिन्न प्रकार के साहित्य को जो है संजो कर रख सकते हैं और किसी भी जो बात पुस्तक में लिखी है वो बहुत समय तक संरक्षित रहती है। क्योंकि यदि मौखिक रूप में तो हम कुछ बातें भूल भी सकते हैं, लेकिन लिखित रूप में ऐसा नहीं है। लिखित रूप को बहुत समय तक संरक्षित जो है रखा जा सकता है। जैसे यदि लिखित रूप में आपके पास किसी मित्र का पत्र आए तो भी आप उसे बहुत समय तक सुरक्षित अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। और उसके बाद आता है भाषा का रूप जो है वो बोली। तो बोली वह जो है बोली जो है भाषा का वह रूप है जो किसी छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। बोली में साहित्यिक रचनाएं जो है वो बहुत कम उपलब्ध होती हैं, ना के बराबर। यदि बोली में साहित्यिक रचनाएं होने लगें तो वो बोली जो है वो भाषा का रूप ले लेती है। जैसे हम प्राचीन समय के अनुसार कहें तो ब्रिज बोली थी या अवध बोली थी, जब उसमें सूरदास और तुलसीदास ने रचनाएं की तो इस ब्रिज बोली ने ब्रिज भाषा का रूप ले लिया, और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की तो अवधी बोली ने अवधी भाषा का रूप ले लिया।
तो इस तरह जब बोली में किसी साहित्य की रचना हो जाती है तब वह जो है भाषा का रूप ले लेती है। वैसे बोली किसी साधारण या छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप है जिसमें साहित्यिक रचना न के बराबर होती है या कुछ गीत वगैरह जो हैं वो बोली में लिखे जाते हैं। तो उसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि जो है, जो ध्वनियाँ हम बोल रहे हैं, जो भाषा बोल रहे हैं, उसको लिखने के ढंग को, उसको किस प्रकार से उन ध्वनियों को जो है लिखा जाए उसको हम लिपि कहते हैं। अगर हम देखें, जैसे हमारे में लिपि जो है वो देवनागरी है, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा की जो है उत्पत्ति हुई है। इसीलिए जो है संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, इसलिए हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। तो इस तरह से भाषा के लिखने के ढंग को जो है हम लिपि कहते हैं और हिंदी भाषा की जो है वो लिपि देवनागरी है। इसी तरह अगर अंग्रेजी भाषा की लिपि देखें तो रोमन है और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी हो गई। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू भाषा की लिपि जो है फारसी है। बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला है। पंजाबी की गुरमुखी है। जर्मन की भी रोमन है और फ्रेंच की भी रोमन है। तो अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इन भाषाओं की लिपि जो है रोमन है। इसी तरह भारत में जो है अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ की लिपि देवनागरी है और कुछ की जो है वो अलग भी है लिपि। तो अब आगे हम देख लेते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण जो है वह शास्त्र है या व्याकरण कह सकते हैं, वह ढंग या नियम है जिसमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से किस तरह बोला जाए, किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह लिखा जाए, ये बताया जाता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वह व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के बाद आता है साहित्य। साहित्य हमने बताया जो भाषा का लिखित रूप आया उससे ही हम अपने साहित्य को या अपनी पुस्तकों को संरक्षित कर सके और जिसके कारण हमें बहुत समय तक वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। साहित्य को अगर हम भाग में डिवाइड करें तो गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य जो लेख, कहानी और पाठ होते हैं वो गद्य साहित्य में आते हैं और पद्य साहित्य में हमारे जो दोहे हैं, कविताएं हैं, ये चौपाइयाँ हैं, ये सब हमारे पद्य साहित्य में आते हैं। पद्य साहित्य वो जो गाकर हम रसास्वादन जिसका ले सकते हैं वो पद्य साहित्य कहलाता है, और जिसका रसास्वादन हम गाकर नहीं ले सकते हैं, जिसे हम पढ़कर केवल समझ सकते हैं, वो हमारा गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य में हमें कहानी, जीवनी, संस्मरण, लेख, नाटक आदि मिलते हैं। तो बच्चों, अब इसके अतिरिक्त हम कभी कभी देखते हैं जब हिंदी के बारे में जिक्र होता है तो राजभाषा, मातृभाषा इनका भी और मानक भाषा इनके बारे में भी जानने को मिलता है। तो मातृभाषा क्या है? जो माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी जिसे अपने परिवार से बच्चा ग्रहण करता है। जो बच्चे के निकट में रहने वाले लोग होते हैं उनके द्वारा जो वह भाषा ग्रहण करता है वो हमारी मातृभाषा होती है। जैसे यदि हम पंजाबी परिवार में पैदा हुए हैं और हमारी भाषा जो है पंजाबी हम घर में बोलते हैं तो वो हमारी मातृभाषा कही जाएगी। उसके बाद राजभाषा।
तो जो देश में प्रयोग की जाती है, जो देश के कामकाज में प्रयोग की जाती है, वो भाषा भाषा कहलाती है। और भारत में जो भाषा कामकाज में अधिक प्रयोग की जाती है कार्यालयों में, तो उस भाषा को हम हिंदी जानते हैं, हिंदी के रूप में जानते हैं। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। और उसके बाद आती है मानक भाषा। मानक भाषा जो है वह भाषा होती है जो विद्वानों और शिक्षाविदों के द्वारा जिसको मान्यता दे दी गई है, जो समाचार पत्रों, पुस्तकों और दूरदर्शन पर दिखाई जाती है। मानक भाषा के द्वारा जो शब्द निश्चित कर दिए जाते हैं उन्हीं को हमें बोलना होता है। जैसे पहले शब्द अंत इस तरीके से लिखा जाता था, अब अंत का मानक रूप इस प्रकार हो गया है। इसी तरह संबंध शब्द को हम पहले इस प्रकार लिखते थे और अब विद्वानों ने इसका रूप जो है वो इस तरीके से निश्चित कर दिया है। तो विद्वानों और शिक्षाविदों के द्वारा जो एक मानक रूप बना लिया जाता है और उसके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग जो है समाचार पत्रों, पुस्तकों और समाचार के प्रसारण में किया जाता है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। तो बच्चों, अब यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं।